नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टेटन। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कई चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल के बाद इंडो ग्रीक शासक या इंडो ग्रीक शासन या वंश शासक भी कह सकते हैं। तो आगे दिया गया है विदेशी राजवंश इंडो ग्रीक शक, पहलव और कुषाण। आज हम लोग इतने लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं इंडो ग्रीक शासक, जिसे हिंद यवन भी कहते थे, इंडो ग्रीक रूलर। तो आइए देखते हैं। भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक डेमेट्रियस था। दोस्तों, इंडो ग्रीक ही पहली बार आए थे, जिसे डेमेट्रियस कहा गया है, एक व्यक्ति था। आगे दिया गया है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का संकलन है। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है मिलिंद पन्हो, और इसे लिखा है मिनांडर ने। तो आइए देखते हैं आगे। सॉरी, एक सेकेंड। आगे दिया गया है इंडो ग्रीक शासकों में मिनांडर या मिलिंद 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक सबसे विख्यात शासक हुआ, जिसकी राजधानी सियालकोट थी। दोस्तों याद रखिएगा कि इंडो ग्रीक शासन में सबसे महत्वपूर्ण शासक था मिनांडर या मिलिंद, जिसे कहा गया था मिलिंद पन्हो, जिसके ऊपर लिखा गया है। तो आगे दिया गया शक शासक थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, जो चारागाह की खोज में भारत आए थे। जैसे आर्य मध्य एशिया से आए थे, उसी प्रकार शक भी मध्य एशिया से चारागाह को ढूंढते हुए आए हैं। दोस्तों, मध्य एशिया कहते हैं जिसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे ही ईरान के पास, ईरान नहीं आता है, ईरान के बगल में जितने भी देश हैं सभी मध्य एशिया में आते हैं। आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, दिया रहता है ऑप्शन में ईरान भी, तो ईरान, तेहरान, सऊदी अरब ये सब नहीं है मध्य एशिया में। दोस्तों देखते हैं आगे। भारत में शाकों की दो शाखाएं प्रमुख थी, जो पश्चिमी भारत में केंद्रित थी। तो ये थी छहारात और कार्दमक। छहारात वंश का पहला शासक माउस या मोग था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, छहारात वंश का शासक माउस, आप लोग माउस भूल भी नहीं सकते हैं। आगे दिए गए कार्दमक शाखा का संस्थापक था यशोमितिक। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, यशोमितिक। कार्दमक शाखा सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। दोस्तों, शक का जो सबसे ठीक ठाक शासक माना जाता है उसे रुद्रदामन कहते हैं, और ये इसका शासनकाल 130 से 150 ईसा पूर्व तक रहा, ईस्वी तक, सॉरी दोस्तों, ईस्वी तक। आगे दिए गए रुद्रदामन के संबंध में जानकारी उसके गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। वह शकों का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो आगे दिया गया है जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा पहला बड़ा शिलालेख है। आगे दिया गया है रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण कराया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया है। आगे दिए गए 57 ईसा पूर्व में उज्जैनी के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा विक्रम संवत का प्रचलन किया। दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जिसे शकों को पराजित करने के बाद उपाधि दी गई थी। आगे दी गया पल्लव शासक। भारत में पहला पार्थियन या पल्लव शासक पाउस था, और ये 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व तक था। आगे दिया गया है इंडोफर्नियस पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था इंडोफर्निस। दोस्तों याद रखिएगा, इंडोफर्निस के समय ही ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था। प्रचारक जो था सेंट थॉमस, ये इंडोफर्नियस और पहलव शासक के काल में आया था। आगे दिया गया कुषाणों ने पालों का साम्राज्य विजित कर दिया। आगे दिया गया है कुषाण शासक। दोस्तों कुषाणों ने इस शासन का पूरा अंत कर दिया है। आगे देखते हैं कुषाण शासक। दिए गए भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल गढफिसेस ने की थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुजुल गढफिसेस, ये पूछा जाता है 15 ईस्वी में
इसकी स्थापना हुई थी कुषाण वंश की, जिसे कुजुलफिरेज ने किया था। आगे दिए गए चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र ये यूची कबीले के थे। आगे दिया गया है बिम काडफिसेस ने सोने या तांबे के सिक्के जारी किए। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए हैं, जिनकी मात्रा कुषाणों के शासनकाल में बढ़ी। दोस्तों याद रखिएगा, यूनानियों ने सिक्के चलाए हैं और कुषाणों के काल में इसका विकास हुआ है। आगे दिए गए कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबा दोनों ही प्रकार के सिक्कों को प्रचलित किया था। आगे दिए गए बिम काडफिसेस ने महाराज राजाधिराज महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। आगे दिए गया है बिम काडफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति खुदी थी। बिम काडफिसेस शैव धर्म का मानता था, अर्थात उपासक था। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिम काडफिसेस शैव धर्म का उपासक था। आगे दिए गए कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। दोस्तों याद रखिएगा, कनिष्क। आगे दिए गए कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बना तथा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया। दोस्तों कनिष्क ही है जिसके काल में चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आगे दिए गए यही आजकल भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहते हैं, थी उस समय। कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा में थी। आगे दिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराकर वहां से विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा मुर्गा साथ लाया था। आगे दिए गए चरक के राजवैद्य थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता लिखने वाले दोस्तों चरक हैं। ये विद्वान थे जो कि डॉक्टरी से संबंधित थे। आगे दिए गए कामसूत्र की रचना पवात्स्यायन ने किया है और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के काल में ही चलाए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सिक्के यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे और इनका विकास कुषाणों ने किया है। आगे दिए गए कनिष्क के समय के प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे। आगे यहाँ पर दिए गया है नागार्जुन के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं और लेखक भी माने जाते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दिया भी गया है, इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है, जिसे किंग मार्टिन लूथर कहा जाता था। दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे दिए गए अश्वघोष के बारे में, इनकी तुलना गेटे, मिल्टन कांट से की गई है। ये साहित्यकार, संगीतज्ञ, नाटककार और बौद्ध दार्शनिक थे। याद रखिएगा, इन्होंने ही दोस्तों बुद्ध चरित लिखा है और ये संस्कृत भाषा में है, को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। दोस्तों बौद्धों की रामायण को बुद्ध चरित कहा जाता है, ये भी संस्कृत में है, याद रखिएगा, और ये महाकाव्य भी है। चरक, चरक के बारे में दिए गए, यह प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। इनकी पुस्तक का नाम सुश्रुत है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, सुश्रुत इनकी पुस्तक का नाम है। और आगे दिया गया है वसुमित्र, इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। इन्होंने बौद्ध जातकों पर टीका, महाविभाषा शास्त्र लिखा है और महाविभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म की प्रत्येक बातों को निर्दिष्ट किया गया है। आगे देखते हैं मथुरा, यह कनिष्क का प्रधानमंत्री था और एक प्रसिद्ध साहित्यकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक भी था। दोस्तों इसके बाद आ गया है हमारा संगम काल, जो कि कुषाणों के बाद आया है। यहाँ पर दिया गया है संगम का अर्थ संघ, गोष्ठी, परिषद या कवियों का सम्मेलन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। आगे देखते हैं संगमकालीन राज्य क्षेत्रों को तमिलकम या तमिलहम प्रदेश कहा गया है। सुदूर दक्षिण के संगम युग की जानकारी का प्रमुख स्रोत संगम साहित्य है। संगम साहित्य में हमें 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल तथा चेरों के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो संगम काल था ये दक्षिण भारत में था। तो आइए देखते हैं आगे। प्रथम संगम दिया गया, फर्स्ट संगम, अध्यक्ष अगस्त ऋषि, जिन्हें आचार्य अगस्तिनार कहा जाता था, और स्थल मदुरा
दोस्तों मथुरा है, मदुरा है, मदुरा एकदम सही लिखा गया है। संरक्षक शासक था पांड्य राजा और विद्वान थे कुन्नमेरिंद, कुरगवल और मुदीनारायर आदि थे। तो आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए गया है परिपाडल, मुदनारे और मुदुकरुकु और अकत्तियम आदि, ये उस समय के ग्रंथ हैं संगम काल के, प्रथम संगम काल के। और सदस्यों की संख्या है 549। प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं आगे। ये भी दे सकता है कि संगम काल, प्रथम संगम काल की कौन सी पुस्तक है, तो उसमें दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग इनमें से कोई नहीं को टिक करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया प्रथम संगम काल में कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। देखते हैं द्वितीय संगम। तो अध्यक्ष थे अगस्त, इसके भी थे और इनके साथ थे तोलका पियर। आगे ये स्थान था कपाटपुरम अलाइवा जिसे कहते हैं। और संरक्षक शासक थे पांड्य राजा, जो कि प्रथम के भी थे, विद्वान इनके समय के हैं कुरुगोलिमोसी, इरुंदियूर और आगे देखे बिल्यूर कप्पियन आदि थे। और महत्वपूर्ण ग्रंथ दोस्तों इसमें दिए गया है, यहाँ पर दिया गया है तोलकाप्पियम, भूत पुराणम और अगत्तियम महापुराणम। दोस्तों ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उस समय के। आगे दिए गए सदस्यों की संख्या इसमें 49 है दोस्तों, प्रथम में 549 थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दिए गया है द्वितीय संगम काल का केवल एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियम ही उपलब्ध है। आगे यहाँ पर दिए गए है तृतीय संगम। अध्यक्ष नकीरर, स्थल उत्तरी मदुरा, जिसे मदुरई भी इस समय कहा जाता है दोस्तों। संरक्षक शासक पांड्य राजा और विद्वान थे उस समय की कपिलर, इरेनार और सत्तैल, सत्तानार और परनर उस समय के महत्वपूर्ण विद्वान थे। तो देखते हैं आगे। आगे दिए गए महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में यहाँ पर दिया गया है पदित्र पत्रु परिपादल नेडू थोकय नत्रिनय पेरिस। आगे दिए गए सित्रिसय आदि। दोस्तों उस समय सदस्यों की संख्या भी 49 ही थी। तृतीय संगम के सभी ग्रंथ उपलब्ध हैं, याद रखिएगा। आगे दिए गए तमिल महाकाव्य, तमिल लिपिक जिसे कहा जाता है। शिल्पदिकारम लेखक इलांगो आदिगल, चेर राजा सेनगुट्टुवन का भाई था। ये दिया गया है तमिल महाकाव्य में। इसमें कोवलन एवं कन्नगी की कहानी है। और आगे दिया गया है शिल्पदिकारम का अर्थ है नुपुर की कहानी। इसमें चोल, चेर एवं पांड्य शासकों का वर्णन है। इसमें तमिल सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की झलक मिलती है। इसमें श्रृंगार, करुण तथा वीर रस का प्रयोग किया गया है। यह ग्रंथ वर्णनात्मक काव्य है। मणिमेखलय ये भी लेखक थे और ये शीतले सत्तानार लिखे हैं। मदुरै का एक बौद्ध व्यापारी था। इसमें शिल्पदिकारम ग्रंथ के नायक कोवलन एवं उसकी दूसरी पत्नी माधवी वेश्या से उत्पन्न पुत्री मणिमेखलय की कहानी है। आगे दिया गया है इसमें मानवता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह धार्मिक ग्रंथ अधिक है, साहित्यिक कम है। यहाँ पर ये जीवक चिंतामणि ये भी लेखक थे, जो कि तिरुत्तकय देवर जो कि जैन संत थे। यहाँ पर देखिए इसमें जीवक नामक राजकुमार की कहानी है। इसमें गृहस्थ जीवन का वर्णन है। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। आगे दिए गए अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। अन्य परिवर्तित तमिल ग्रंथ हैं मणिमेखलय, बेंगबा ये भी लेखक थे। भारतीदासन इनकी रचना है। इसमें मणिमेखलय और माधवी नायक नायिकाओं का चरित्र चित्रण है। तिरुकुराल या कुराला लेखक हैं। और संत तिरुवल्लुरु यह लौकिक साहित्य है। इसमें धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का वर्णन किया गया है। आगे दिया गया है चेर राज्य, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चेर, पांड्य और चोल, इसमें आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के कुछ अंश शामिल थे। आगे यहाँ पर दिया गया है उदाइन जेरल 130 ईस्वी प्रथम चेर शासक था। उदाइन जेरल दोस्तों याद रखिएगा, चेर
का सबसे प्रमुख और पहला शासक था। इस वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। और आगे दिया गया है, नेदुन्नर जेरल आदन ने मंदरय को अपनी राजधानी बनाया था और इमयवरमन की उपाधि ग्रहण की थी। आगे दिया गया है, सेनगुट्टुवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था, यह महानतम चेर शासक था। दोस्तों याद रखिएगा, सेनगुट्टुवन लाल चेर शासक था, सॉरी इसको लाल चेर के नाम से जाना जाता था। आगे दिया गया वांजी, जिसे कारुयूर चेरों की राजधानी थी। चोल राज्य दिए गए, चेर खत्म हो गया। आगे देखते हैं चोल राज्य के बारे में। यह प्राचीनतम संगमकालीन राज्य था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सबसे प्राचीनतम संगम काल कौन सा है, तो ये चोल राज्य है। इसकी राजधानी पुहार अथवा कावेरी पत्तनम थी। तो दोस्तों आगे दिया गया, इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। दोस्तों चेरों का धनुष था और चोलों का बाघ था। कार्यकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है पांड्य राज्य। देख लेते हैं पांड्यों के बारे में। दिया गया है, पांड्य राज्य प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था और मदुरै इसकी राजधानी थी। और मछली कार्प पांड्यों का प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों याद रखिएगा, चेर का धनुष, पांड्यों का बाघ, सॉरी चोलों का बाघ और पांड्यों का मछली है। फिर से एक बार देखते हैं, चेर धनुष, चोल बाघ और पांड्य मछली। दोस्तों याद रखिएगा। आगे दिया गया, पांड्य वंश का ऐतिहासिक शासक पलसालय था और कुरुदुकुडमी था। महानतम पांड्य शासक नेंडुजेलियन ने रोम सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। दोस्तों याद रखिएगा, महानतम पांड्य शासक नेंडुजेलियन ने रोम सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। तो आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, नेंडुजेलियन पांड्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नेंडुजेलियन 210 ईस्वी था। सॉरी दोस्तों, नेंडुजेलियन जो था 210 ईस्वी में था और ये पांड्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने चेर शासक से हाथियों के आँख वाला को बंदी बनाया था, जिसे से जो था इसे हाथियों का आँख वाला कहा जाता था। और आगे दिया गया, मदुरै काजी नामक ग्रंथ में इसकी चर्चा मिलती है और इसने अनेक कवियों जैसे नक्कीरर, कल्लादनार तथा मामुंडिरुदन आदि को संरक्षण प्रदान किया था। इसने प्रसिद्ध तलैयालंगनाम के युद्ध में चेर तथा चोल शासकों को पराजित किया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं, एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड देने के कारण प्रायश्चित स्वरूप उसने नेंडुजेलियन जो था उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुप्तकाल के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।